देखो, जो गलती मैंने की है वो तुम कभी मत करना, कभी भी नहीं, वरना तुम बच नहीं पाओगे। मेरी बात सुनो और इस गलती से सीखो। ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक ऐसी वार्निंग जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। और जब से वो सब हुआ है, मेरी जिंदगी वो नहीं रही जो पहले थी। मैं तुम्हें अपने दिल का हाल सुना रहा हूं, क्योंकि शायद इस तरह मेरा बोझ थोड़ा कम हो जाए। शायद। कुछ हफ्ते पहले की बात है। मैं और मेरी बीवी मेलेनी एक रोड ट्रिप पे निकले थे। टेक्सास में हमारी फैमिली रियूनियन थी, एल पासो में। सफर लंबा था और मैं उस वक्त इतना बेखबर था, इतना नादान। मुझे नहीं पता था कि ये रोड ट्रिप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगी। मैं उस दिन को, उस गलती को कभी नहीं भूल सकता। सफर शुरू हुआ और सब कुछ नॉर्मल था। मैं गाड़ी चला रहा था और मेलेनी, जो 7 महीने प्रेग्नेंट थी, बेचैन होकर बार बार अपनी सीट ठीक कर रही थी। वो आराम से बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी की फ्रंट सीट में उसके लिए सुकून शायद था ही नहीं। और कितनी देर है? उसने थके हुए लहजे में पूछा। गूगल कह रहा है अभी कुछ और घंटे लगेंगे, मैंने जवाब दिया, फोन की तरफ देखते हुए जो कप होल्डर में रखा था। वो बार बार कह रही थी कि हमें रुकना चाहिए, लेकिन हमारी जिद थी कि हम बस पहुंच जाएं। काश हम रुक गए होते। काश मैंने उसकी बात मान ली होती। लेकिन वो वक्त था जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सब कुछ ठीक था। हमारी राह में बस एक ही रुकावट आई, जो हमें पता चली गूगल से। हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ था। गूगल ने कहा कि अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। मैंने उस वक्त सोचा कि 1 घंटा सेव कर लेते हैं और एक डिटूर ले लेते हैं जो गूगल ने बताया था। और मेरी यही सोच, मेरी यही जिद हमें उस जगह ले आई जहां से वापस आना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। हमने एक 2 लेन वाली हाईवे पकड़ी जो डेजर्ट के बीच से गुजर रही थी। दरख्त नहीं, लोग नहीं, कुछ भी नहीं, बस धूप, रेगिस्तान और सन्नाटा। अंधेरा होने लगा था और मेरे फोन का सिग्नल जा चुका था। सिग्नल लॉस्ट की आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो आवाज मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर रही हो। पर मैं सुन नहीं रहा था। मेरा दिमाग आहिस्ता आहिस्ता सुन हो रहा था, जैसे हाईवे हिप्नोसिस में इंसान खो जाता है। बस एक ही रंग था चारों तरफ, ब्राउन और ग्रे, जैसे अमेरिका के अंडरवेयर पे लगा हुआ एक दाग हो, और मैं बस उस दाग के बीच गाड़ी चला रहा था। क्या तुम सोच सकते हो कितनी घबराहट होती है जब तुम्हें आगे कुछ नजर नहीं आता और तुम बस गाड़ी चलाए जा रहे हो? ऐसा लगा जैसे पूरा न्यू मैक्सिको एक काले कंबल में लिपटा हुआ हो और हम उस कंबल में धंसे जा रहे थे। मुझे याद है, मैंने मेलेनी से रेड बुल का कैन मांगा ताकि मैं जागता रहूं। वो आखिरी कैन था और वो गर्म भी हो चुका था। ग्रेट, मैंने सोचा, अब ये गर्म एनर्जी ड्रिंक 2 दिन के ट्रक स्टॉप स्नैक्स और जंक फूड के साथ मिलेगा तो पेट का क्या हाल होगा। मैंने उस वक्त बस सोचा कि जैसे ही ये ट्रिप खत्म होगी, मैं बस सलाद और पानी पे जीऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं उस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा जहां मुझे जाना था। मेरी लाइफ, मेरी डिसीजंस, सब कुछ अब उस सड़क पे तहरी हुई थी। थोड़ी देर बाद हमें एक साइन नजर आया, टर्न लेफ्ट हियर फॉर द चर्च ऑफ क्राइस्ट। मेलेनी ने पूछा, चर्च ऑफ क्राइस्ट तो पीछे रह गई थी ना? मैंने जवाब दिया, नहीं, वो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट थी, इसमें और उसमें फर्क है। वो हंसने लगी। हमने उस पूरे सफर में अलग अलग चर्चेस के साइंस देखे थे। हमने इसको एक गेम बना लिया था कि सबसे अजीब साइन कौन ढूंढता है। हम हंस रहे थे, खुश थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम इस सफर की सबसे बड़ी टर्न लेने वाले हैं। फिर हमें एक और साइन मिला, फ्रीवे एंट्रेंस लेफ्ट 1 माइल।
मेरी आंखों ने उस साइन को देखा और मेरे दिमाग में एक झटका लगा। मैंने अभी कुछ देर पहले ही गूगल मैप्स चेक किया था और उसने कहा था कि फ्रीवे का एंट्रेंस राइट साइड पर 60 माइल्स आगे है, लेकिन अब यह साइन कह रहा था लेफ्ट। मेरे जहन में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। क्या मैं अपने फोन पर यकीन करूं या इस साइन पर? मेलेनी ने भी फोन देखा, उसका फोन भी नो सर्विस शो कर रहा था। आई थिंक वी शुड फॉलो द साइंस, मेलेनी ने कहा। उसने मुझे याद दिलाया कि एक बार वेगस की ट्रिप पर मेरे फोन ने हमें 4 घंटे एक्स्ट्रा घुमाया था। मैं जानता था कि वो सही कह रही थी। मैंने वो गलती की थी और शायद उसी गलती की वजह से मैं उस साइन पर यकीन करने लगा। मैंने अपनी जिद छोड़ दी और उसी वक्त मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की, एक ऐसी गलती जिस पर मैं अभी तक पछता रहा हूं। और वो गलती थी उस साइन पर यकीन करना। मैंने गाड़ी लेफ्ट की तरफ मोड़ दी। देखो, अब मैं वापस उस पल में जा रहा हूं और मेरे सांस रुक रहे हैं। मुझे वो रात अभी भी याद है, उसकी हर डिटेल, हर सेकंड। तुम सोचो, एक ऐसी सड़क जहां ना कोई सिग्नल है, ना कोई दूसरी गाड़ी, ना कोई इंसान, बस सन्नाटा और हम, मैं और मेरी बीवी। हमने गाड़ी मोड़ ली और अब हम एक ऐसी सड़क पर चल रहे थे जहां वक्त का एहसास खत्म होने लगा। घड़ी भी बंद हो चुकी थी। ऐसा लगा जैसे घड़ी ने हमें धोखा दिया हो, जैसे वो हमें बताना नहीं चाहती थी कि हम उस वक्त अकेले हैं उस रास्ते पे। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने सोचा अब बस चलते रहो जब तक रेड बुल का असर है। और जैसे ही उस रेड बुल का आखिरी घूंट मेरे हलक से उतरा, मुझे एक हल्का सा प्रेशर फील हुआ। इट वॉज नेचर्स कॉल। और उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती की। मैंने डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा। मैंने हैजर्ड्स ऑन किए, गाड़ी साइड पे लगाई। मेलेनी सो रही थी और मैंने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। मैं गाड़ी से बाहर निकला और मैंने गाड़ी ऑफ कर दी। मैंने सोचा जल्दी से काम खत्म करके वापस अंदर आ जाऊंगा। और यही वो गलती थी जो हमें उस जाल में फंसा गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए की घुमाई और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। क्लिक 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 क्लिक। मेरा दिल एकदम से सीने से नीचे गिर गया। ओह शिट, मैंने अपने आप से कहा। मैंने फिर ट्राई किया, लेकिन वही आवाज फिर से। फक, मैंने अपने स्टीयरिंग व्हील पे सर रख दिया। मेलेनी जाग गई। व्हाट्स रॉन्ग? उसने घबराहट में पूछा। बैटरी इज डेड, मैंने जवाब दिया। उसके चेहरे पे खौफ साफ नजर आ रहा था। बट द कार वॉज जस्ट रनिंग, उसने चीखते हुए कहा। मैंने उसको समझाया कि अब हमें बस एक जंप चाहिए और हम आगे जा सकते हैं। बट who's gonna jump us? उसने पूछा। When was the last time you saw a car? उसका सवाल ठीक था। हमने कितनी देर से कोई गाड़ी नहीं देखी थी। मैं गाड़ी से बाहर निकला और मेल ने घबरा कर पूछा, Where are you going? मैंने उसे बताया कि मैं आगे जा रहा हूं जहां मुझे एक साइन नजर आया। शायद वो साइन हमें बता सकता है कि हम किस तरफ जाएं या हमें सुबह का इंतजार करना चाहिए। उसके चेहरे पे नापसंद की थी, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं अपना फ्लैशलाइट ऑन रखूंगा ताकि वो मुझे देख सके और मैं बस साइन देख के वापस आ जाऊंगा। Unless I see a Denny's, then you are on your own, मैंने मजाक में कहा। उसने मुझे मिडिल फिंगर दिखाई। मैंने उसके गाल पे किस किया और गाड़ी से बाहर निकलकर चल दिया। रात की हवा सर्द थी, बिल्कुल ठंडी। मैं अपने आप को गले लगाकर उस साइन की तरफ बढ़ा और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो साइन वैसा नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वो एक पुराना टूटा हुआ लकड़ी का साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था गॉम्पर्स फार्म और एक तीर यानी एरो से एक कच्चे रास्ते की तरफ इशारा किया गया था। मैंने उस तीर के निशान को फॉलो करते हुए आगे देखा तो दूर एक रोशनी नजर आई।
और उसी वक्त एक अजीब सी चीख ने पूरी रात के सन्नाटे को चीर दिया। मेरी सांसें थम सी गई। मेल, मैंने घबरा कर चीखा। मिलेनी! मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागा। मैंने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं भागता रहा उस काली रात में और मिलेनी का नाम चीखता रहा। अचानक मिलेनी की आवाज आई, व्हाट व्हाट। मैं थोड़ा स्लो हुआ और उसको देखने की कोशिश की। वो गाड़ी के पास खड़ी थी, दरवाजा खुला हुआ था। आई थॉट ही वाज स्क्रीमिंग, मैंने हाफते हुए कहा। उसने घबराकर इधर उधर देखा। नो, उसने कहा। डिडंट यू हियर दैट? मैंने पूछा। उसने सर हिलाकर मना किया। उसने कहा कि उसने नहीं सुनी कोई आवाज और वो कार के अंदर ही थी जब तक उसने मेरी चीख नहीं सुनी। मैंने अपनी घबराहट को दफनाते हुए उससे कहा कि शायद वो किसी जानवर की आवाज होगी। उसने पूछा कि साइन पे क्या लिखा था। मैंने उसको गोम्पस फार्म का बताया और कहा कि शायद वहां कोई हमारी मदद कर सकता है। उसने थोड़ा सोचा और फिर उसने कहा, आई एम गोइंग विथ यू देन। मुझे ये आइडिया पसंद नहीं था, लेकिन उसकी घबराहट और वो चीख में मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसको अपने से दूर ना छोड़ूं। हमने डिसाइड किया कि हम वहां तक पैदल जाएंगे। हमने हैजर्ड्स ऑन ही रहने दिए। मैंने सोचा अगर कोई गाड़ी आ जाए तो उन्हें पता चल जाए। हम चलते रहे और थोड़ी देर बाद मेलेनी ने फिर से चीख मारी। व्हाट व्हाट? मैंने घबरा कर पूछा। उसने फिंगर उठा के आगे इशारा किया। आई सॉ पेयर ऑफ गोल्डन आईज, उसने कहा। मैंने उसको तसल्ली दी कि वो एक कयोटी होगा, लेकिन मेरा दिल अभी भी घबरा रहा था। सुना है जब तुम्हारा दिल घबरा रहा हो तो उसकी आवाज सुननी चाहिए। लेकिन मैंने उस वक्त अपनी बीवी और खुद को तसल्ली दी कि वो सिर्फ एक जानवर था, बस एक जानवर। हम चलते रहे, लेकिन जहां हम चल रहे थे उस तरफ सन्नाटा था, और जहां वो अजीब सी गोल्डन आइज नजर आ रही थी, वहां अब और भी गोल्डन आइज नजर आने लगी। मुझे लगने लगा कि हम अब अकेले नहीं थे। हम चल रहे थे और वो हमें फॉलो कर रहे थे। मैंने उस वक्त अपने आप को कहा कि बस अब चलता रहो, बात करते रहो ताकि वो आवाजें डराए नहीं। हम जब चल रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि जब हम घर वापस पहुंचेंगे तो इस सफर को याद करके कितना हंसेंगे। लेकिन मेलेनी अचानक रुक गई। शिट, उसने कहा। व्हाट इज इट नाउ? मैंने घबरा कर पूछा। आई हैव टू पी, उसने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मैं हंसने लगा। इतना अजीब वक्त था, लेकिन मैंने उसको घबराहट में नहीं देखा, तो मैंने उससे कहा कि इधर ही कर लो। आर यू किडिंग? उसने पूछा। मैंने उससे कहा कि इससे बेटर कोई और जगह नहीं है, यहां ना कोई है, और अगर कोई आ भी गया तो उससे बेहतर है कि हम रुककर आगे ना जाएं। उसने मेरी बात मान ली और वो नीचे बैठ गई। और उसने जैसे ही अपना काम शुरू किया, मैंने फ्लैशलाइट को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, और मुझे जो नजर आया उसने मेरी सांसें रोक दी। हमारे चारों तरफ गोल्डन आइज नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम बिल्कुल अकेले नहीं थे, हम घिर चुके थे। मेलेनी जब उठी तो हम आगे चलने लगे, लेकिन अब मैं भी डर गया था। अब मैंने भी आवाज सुनी। पता है, वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो, और वो आवाज मेरे साथ रुकती थी और मेरे साथ चलती थी। मैंने मेल से कुछ नहीं कहा। मैंने उसको तसल्ली दी कि शायद कोई कार की आवाज है, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया कि मैंने और क्या सुना। मैंने वो भी सुना जैसे कोई उस जगह को चाट रहा हो जहां मेल ने अभी टॉयलेट किया था। मेरे रोए खड़े हो गए। जब हम फार्म हाउस के करीब पहुंचे तो हमें सुकून मिला, लेकिन उस फार्म हाउस की रोशनी बंद हो चुकी थी। हम फार्म हाउस के पास पहुंचे और मैंने दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। हमने फिर से नॉक किया, कुछ नहीं। आई थिंक वी शुड गो, मेलेनी ने कहा। समथिंग इजंट राइट, मेरे दिल ने भी यही कहा। मैंने उसकी बात सुनी और मैं वापस मुड़ने लगा, लेकिन उसी वक्त दरवाजा खुला। हुज देयर? एक मर्द की आवाज आई। उसने लाइट नहीं जलाई थी और मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, बस एक सिलहुएट। मैंने उसको अपना नाम बताया कि मैं मैथ्यू हूं और ये मेरी वाइफ मेलेनी है। हमारी गाड़ी टूट गई है और हमें मदद चाहिए। उसने जवाब दिया, नो 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 नो। मैंने सोचा मैंने गलत सुना।
उसने कहा, सॉरी नो वी कैनॉट जंप योर कार टुनाइट, इट विल हैव टू वेट अंटिल मॉर्निंग। मैंने उसको बताया कि हमें जाना है, हमें सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। और उसी वक्त मुझे अपने पीछे उस अंधेरे में एक टहनी के टूटने की आवाज सुनाई दी। प्लीज कम इनसाइड, उस आदमी ने कहा। यू विल स्टे हियर टुनाइट। मैंने मेलेनी की तरफ देखा, वो ऊपर आ चुकी थी और वो भी डर चुकी थी। उस आदमी ने दरवाजा खोला और एक लाइट जलाई। हम अंदर गए और मैंने उस आदमी को देखा। वो 60 साल का आदमी था, पतले सफेद बाल और एक लंबी बियर्ड। उसके हाथ में एक शॉटगन थी। उसने शॉटगन को दरवाजे के पास रखा और अपनी बीवी को आवाज लगाई, माँ पुट अ केटल ऑन, वुड यू वीव गॉट टू हियर फॉर द नाइट। रियली, मैंने कहा। आई डोंट थिंक वी कैन, आई इंसिस्ट, उस आदमी ने कहा। उसने कहा कि रास्ते रात को सेफ नहीं है। मैंने उसको बताया कि हमें यह सब इस वजह से हुआ क्योंकि हमने एक साइन बोर्ड देखा था हाईवे का। उस आदमी ने मेरी बात सुनी और उसकी आंखों में मुझे वो दिखा जो अब तक मैंने नहीं देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो भी इस दर्द से गुजर चुका था। हम उस आदमी का नाम आर्थर था और उसकी बीबी का नाम रूथी। रूथी ने हमें चाय ऑफर की। मैंने उसको पहले मना किया, लेकिन उसने इंसिस्ट किया। हम दोनों ने चाय पी। रूथी ने कहा कि वो लोग 10 साल से अकेले रहते हैं और वो लोग हमें देखकर खुश हुए। उसने कहा कि उनके 2 बेटे हैं और वो हमारी उम्र के होंगे। मैंने उसको बताया कि हमारी गाड़ी टूट गई थी और हमें कोई मदद चाहिए। आर्थर ने दोबारा कहा कि वो रात को बाहर नहीं जाते और उनके पास फोन नहीं है। उन्होंने कहा कि सुबह जब सूरज निकलेगा तब वो हमारी मदद करेंगे। हम सब बैठकर बात कर रहे थे और तब मेलेनी ने कोयोट्स के बारे में बताया जो हमें फॉलो कर रहे थे। रूथी ने कहा कि उसने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। आर्थर ने कहा कि वो अक्सर उन्हें मुर्गियों से दूर भगाता रहता है। अ डजन यू से? रूथी ने हैरानी से पूछा। या, दैट मेक्स सेंस, आर्थर ने कहा। उसने कहा कि अगर कोयोट्स भूखे हों तो वो कुछ भी खा सकते हैं। आई एम ग्लैड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, मेलेनी ने कहा। हम लोगों ने अपने बारे में बता रहे थे। हमने उनको बताया कि हम मोंटाना से हैं। मैंने कहा कि हमारे वहां भी कोयोट्स होते हैं और मैंने उनको एक कहानी सुनाई। जब मैं छोटा था और मैंने एक कोयोट देखा और सबको बताया कि वो एक वुल्फ था। तब मेलेनी ने मजाक में कहा, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। मैंने स्माइल किया, लेकिन अंदर से मेरा दिल डर रहा था। थोड़ी देर बाद मेलेनी ने रूथी से पूछा कि क्या वो सच में यहां रात को रुक सकते हैं। रूथी ने कहा कि हाँ, बिल्कुल। उन्होंने हमें गेस्ट बेडरूम ऑफर किया। रूथी ने कहा कि उनके बच्चों के पुराने कपड़े और बाकी चीजें एक अलमारी में रखी हुई हैं, अगर मेल को देखनी हो तो। मेल ने मेरे तरफ देखा और मैंने उसको सर हिला दिया। वो उठकर रूथी के साथ चली गई। मैं और आर्थर अकेले रह गए। आर्थर ने कहा, यू टू आर लकी। मैंने उससे पूछा, हाउ डू यू फिगर? उसने जवाब दिया, जब कोयोट्स भूखे होते हैं वो कुछ भी खा सकते हैं। अगर तुम सच में वहां घिरे हुए थे तो तुम अपनी कब्र तक चल कर गए हो। ये सुनकर मेरे रोए खड़े हो गए। हम फिर से अकेले बैठ गए और तब मुझे वो आवाज दोबारा सुनाई दी। वो एक ऐसी चीख थी जो पहले मैंने सुनी थी, लेकिन इस बार वो फार्म हाउस के करीब से आ रही थी। मैंने घबराकर आर्थर की तरफ देखा। उसने कहा, बर्ड्स। सॉरी, मैंने पूछा। बर्ड्स। We've got birds out here that sound like that sometimes. Sound like a lady shrieking or sometimes a child crying. But it's just the birds calling to each other. Birds? मैंने पूछा. What kind of bird sounds like that? I don't know. I heard them called lyre birds once. उसने कहा. ये सुनकर मेरे दिमाग में कुछ हुआ. मैंने उसको बताया कि मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन मैंने सोचा वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। आर्थर ने कहा कि वो उनको नहीं जानता, लेकिन वो जानता है कि ये आवाज उन्हीं की है। अब मेरी घबराहट थोड़ी कम हो गई थी। अब मुझे लगने लगा था कि शायद वो पहले जो चीख थी वो भी इन्हीं परिंदों की थी, और अगर ऐसा था तो ये सब नॉर्मल था। तब आर्थर ने कहा, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग दैट हैपेंड टू मी एज अ किड। उसने कहा कि वो मुझे एक कहानी सुनाएगा, एक परिंदे के बारे में, एक ऐसी कहानी जो सुनकर मेरी रूह कांप उठी। उसने बताया कि एक परिंदा है जिसे ब्रूड पैरासाइट कहते हैं। वो अपना अंडा किसी और परिंदे के घोंसले में देता है। वो अक्सर दूसरे अंडों को बाहर फेंक देता है या फिर उनके साथ रहने देता है। आर्थर ने बताया कि जब वो छोटा था
तो उसने एक रॉबिन के घोंसले में एक काला धब्बे वाला अंडा देखा। वो उसको रोज देखता था और एक दिन वो अंडा हैच हुआ और उसमें से एक काला चुग्गा यानी चिक निकला। वो काला चुग्गा बाकी रॉबिन के बच्चों से डबल साइज का था। आर्थर ने अपनी बात जारी रखी। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि एक रॉबिन का बच्चा जमीन पे पड़ा हुआ था। मैंने उसको उठाया और वापस घोंसले में रखा, लेकिन मेरा वो काला चूहा जो अब काफी बड़ा हो चुका था, उसने वो बच्चा मेरे सामने ही मार दिया। ये सुनकर मेरी सांसें रुकने लगी। उसने बताया कि वो भागा और उसने अपने अब्बू को ये बात बताई, और तब उसके अब्बू ने उसको ब्रूट पैरासाइट के बारे में बताया, एक ऐसे परिंदे के बारे में जो दूसरों के बच्चों को पालता है और उनके असल बच्चों को मार देता है। मैं उस वक्त डर गया था। मेरे दिमाग में एक सवाल था, क्या हम भी उसी जाल में फंस गए हैं? क्या हम भी इन लोगों के लिए एक पैरासाइट बन चुके हैं? और उसी वक्त हमें बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जिसमें अल्फाज थे, I was just telling a story. Leave us be. आर्थर ने जोर से चीखा। मैंने सुना कि वो दरवाजा लॉक कर रहा था। Them damn coyotes, आर्थर ने कहा। I thought you said the cries were the birds. मैंने घबरा कर कहा। Them too, उसने कहा। The coyotes get curious and the birds get agitated. And before I know it, this house is the busiest place in all of New Mexico. आर्थर ने कहा कि अब हमें सोना चाहिए। उसने हमें कहा कि सुबह वो हमें जंप स्टार्ट देगा और हम वापस जा सकते हैं। और उसकी बात सुनकर मेरी घबराहट कम हो गई। शायद सब कुछ ठीक था, लेकिन मैं उस रात नहीं सोया। मुझे नींद नहीं आई। मैंने अपने आप से कहा कि ये सिर्फ एक कहानी थी, एक कहानी। लेकिन वो कहानी मेरे जहन में बैठ गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं बस एक कहानी का हिस्सा बन चुका था। सुबह जब सूरज निकला, आर्थर ने हमें जगाया और हम गाड़ी तक गए। उसने जंप स्टार्ट दी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि देखो, तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। मैंने उससे पूछा क्यों? उसने कहा कि वो जो तुम्हारी कार टूटी थी वो सिर्फ एक गलती थी, लेकिन वो गलती एक बड़ा राज छुपा कर रखी थी। मैंने उसको नहीं पूछा कि वो किस राज की बात कर रहा था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था। हम वहां से चले गए और अब मैं यहाँ इस हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा हुआ हूँ। मेल को अभी से डिलीवरी के लिए एडमिट कर दिया गया है। जब मैं गाड़ी चला रहा था तब मैंने उस साइन बोर्ड को दोबारा देखा, लेकिन इस बार मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने अपने दिल से पूछा कि अब क्या, और उसने कहा कि देखो, तुमने जो गलती की है वो गलती अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। मैंने उस वक्त कुछ नहीं किया, मैंने बस गाड़ी चलाई। और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो मेल को डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत ठीक नहीं है, उसका बेबी भी ठीक नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये कैसे हुआ। उसने कहा कि इट वॉज स्ट्रेस। अब मैं यहां बैठा हुआ हूं और सोच रहा हूं, क्या वो सिर्फ स्ट्रेस था, या वो लोग जो हमारी जिंदगी में आए और हमें एक झूठी कहानी सुनाकर हमें अपने जाल में फंसा लिया। मैंने उस वक्त उस आदमी की आंखों में जो दर्द देखा था, वो दर्द अब मैं महसूस कर रहा हूं। मुझे पता है कि अब मैं कभी वहां वापस नहीं जा सकता। मैं वहां गया तो वो लोग या वो चीजें मुझे मार देंगी। लेकिन मैं जब भी सोचता हूं कि मैंने क्या किया, तो मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ उनकी कहानी में अपना एक किरदार अदा किया, उनके लिए, उनको वो सब करने के लिए जो वो खुद नहीं कर सकते। इस स्टोरी का पार्ट 2 और 3 भी जल्दी लेकर आऊंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं अमीर हमजा, आप देख रहे थे हमजा फ्रॉम डार्क। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट में अपनी ओपिनियन बताएं। गुड बाय।